कंटिन्यू आवर टोपा सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीज पेंडेंट से रिलेटेड केस। तो फर्स्ट केस होगा हमारा सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज वर्सेस महाराजा सिर ब्रिजनाथ। ओके, तो ये केस जो है ये सेक्शन 52 ऑफ टीपीए से रिलेटेड है। इसके कुछ कीवर्ड्स है थिएटर, मॉर्टगेज एंड लीज पेंडेंट्स। ओके, अब इस केस के फैक्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक ओनर होते हैं, ठीक है। ओनर होते हैं जिनकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे जो भाटिया है वो ओनर है। इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि बोरो की गई है फॉर द सम ऑफ 2,50,000 रुपये फ्रॉम द प्लेंटिफ। तो यहाँ जो महाराजा है उन्होंने क्या किया है, मॉर्टगेज की हुई है। मॉर्टगेज में द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो थिएटर है, ठीक है, इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। भाटिया वॉज अनेबल टू पे टू रिपे। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्लेंटिफ है ना वो क्या कर पा रहे, उन्होंने वो रिपे नहीं कर पाए लोन का अमाउंट, रिकवर नहीं कर पाए अमाउंट। एंड अब यहाँ पे प्लेंटिफ ने फिर क्या कर दिया, यहाँ पे सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, 1954 में, ठीक है। एंड दैट एंडेड इन अ कॉम्प्रोमाइज इन 1960, जो कि कॉम्प्रोमाइज हुआ और फिर वो 1960 में वो केस जो है वो खत्म हुआ। सो इसके अकॉर्डिंग जो थिएटर है वॉज टू बी सोल्ड एंड देन लोन अमाउंट वॉज टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल प्रोसीडिंग। तो सेल प्रोसीडिंग से जो भी अमाउंट था वो रिकवर करना था। और ये जो थिएटर था वॉज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट। तो यहाँ पे ये जो थिएटर का ऑक्यूपेशन था, पोजीशन था, वो यहाँ पे एक टेनेंट के पास था जिसके पास उसका पोजीशन था सिंस 1940 के टाइम से। अब ये जो पोजीशन था 1940 के टाइम से, ये जो है क्या था, एक अनरजिस्टर्ड लीज डीड थी। कैसी थी, एक अनरजिस्टर्ड लीज डीड थी। तो ओल्ड जो डीड थी वो 1940s के टाइम पे हुई और वो अनरजिस्टर्ड थी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये मैं सारे आपको अभी फैक्ट्स बता रही हूँ। तो फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग अ सिनेमा ही हैड एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे जो 1946 में है ना, उस 1946 के टाइम पे उनकी जो डीड थी वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोई जो है उन्हें ना तो उन्होंने रिन्यू करवाया, कुछ नहीं करवाया। डायरेक्ट 1956 में उन्होंने क्या किया, दैट भाटिया एग्जीक्यूटेड अ रजिस्टर्ड लीज डीड। 1956 में उन्होंने डायरेक्टली एक रजिस्टर्ड लीज डीड की टेनेंट के फेवर में। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए किया विद ऑप्शन। और उन्होंने बोला कि रिन्यू आपको करवा सकते हो टिल 1970 तक। एंड इट शुड बी रिमेंबर दैट द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द लीज वॉज एग्जीक्यूटेड व्हाट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। तो यहाँ पे जो लीज है ना जो एग्जीक्यूट करी गई है वो यहाँ पे क्वेश्चन इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने इशू ये आता है कि क्या ये जो लीज डीड है जो एग्जीक्यूट की है 1956 में, क्या वो हिट होगी बाय द लीज पेंडेंट्स, ठीक है। लीज पेंडेंट्स मतलब, अब लीज पेंडेंट्स क्या होता है, उसके क्या एसेंशियल्स होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे ओनर होता है, मॉर्टगेज डीड होती है ओनर और प्लेंटिफ के बीच में। प्लेंटिफ जो है वो रिकवर नहीं कर पाता है अमाउंट, केस फाइल करता है। अब केस फाइल करके ये बोलता है कि भाई ये जो है हिट हुई है बाय सेक्शन 52, ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो सूट है वो पेंडिंग था तब, और लीज जो है आपने रिन्यू करवाई है, लीज आपने रिन्यू करवाई। तो ये जो रिन्यूएबल ऑफ लीज है क्या ये सेक्शन 52 के अंडर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओल्ड डीड थी सबसे पहले वाली जो 1940s में हुई है वो कैसी थी, अनरजिस्टर्ड थी। तो कोर्ट ने कहा भाई ये अनरजिस्टर्ड सेल डीड है, ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ये फिर क्या हुआ, जब केस पेंडिंग जो था 1956 से 1960 के बीच में केस पेंडिंग था, और उसी के बीच में इन्होंने क्या करवा लिया, रिन्यू करवा ली लीज को। तो उन्होंने बोला ये जो रिन्यू करवाया ना अपने पेंडेंसी के दौरान वो जो है वो हिट होगा बाय सेक्शन 52। तो बिफोर, तो आपको क्या करवाना चाहिए था, ये जो रिन्यू करवाने से पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए थी, जो कि आपने कोर्ट की परमिशन नहीं ली है यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो है वो वैलिड नहीं होंगी लीज डीड। फाइनली कोर्ट ने ये कहा। कुछ लॉ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प में फैक्ट, इशू और जजमेंट बताया, ठीक है। अब लॉ पॉइंट्स की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अर्लियर सिंस द राइट क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ अ टेनेंट वाज विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट वाज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट इन लॉ, क्योंकि 1956 में हुई वो, फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फेवर। तो यहाँ पे टेनेंट के फेवर में उन्होंने कर दिया था। And if he had an antecedent right created in his favor prior to the commencement of the suit, then he would have been able to retain the possession. अब मैंने बताया कि पोजीशन 1940 के टाइम से उसी के पास पोजीशन था। बट इन द प्रेजेंट सिचुएशन सिंस द लीज वॉज एग्जीक्यूटेड इन देयर फेवर, तो यहाँ पे जो लीज है वो उसके फेवर में हुई है। देन वाइल द सूट वॉज पेंडिंग इन द कोर्ट, और यहाँ पे ये जो लीज जो एग्जीक्यूट हुई है ये उस टाइम पे हुई है जब यहाँ पे कोर्ट जो सूट था वो पेंडिंग था कोर्ट में। तो सिंस द क्रिएशन वॉज अ pendant right and the transfer of the right would be hit by the rule of lis pendens।
तो उन्होंने कोर्ट ने कहा फाइनली ये जो लीज डीड है ये वॉइड होंगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा केस है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच।